बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। कौन सा पेपर होगा? कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस का एमडीसी का जो पेपर होगा। कौन सा पेपर होगा? एमडीसी का कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पेपर होगा। उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले सारे आपको करवाने वाला हूं। आपको क्या करना है? वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को भाई जरूर से सब्सक्राइब कर दो। अपने 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। ज्यादा सब्सक्राइबर बचे नहीं हुए, मात्र 2,500 सब्सक्राइबर बचे हैं। कितने? 2,500 सब्सक्राइबर बचे हैं। एक बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है अगर सब्सक्राइब कर देगा तो अपना टारगेट है वो पूरा हो जाएगा 30,000 का, है ना। तो करो भाई, सभी बच्चे, रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, अपना सब्सक्राइब वाला बटन है वो जरूर से दबा दो। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर अगर कुछ खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। साथ साथ डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है उस पे क्लिक करके आप ये पीडीएफ जो मैं दिखा रहा हूं आपको, इसको फ्री में पढ़ सकते हो। कहां से पढ़ना आपको? अगर आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो, कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद में ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा होगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ के फाइल वाले सेक्शन पे आना है। कौन से सेक्शन पे? फाइल वाले सेक्शन पे आना है और यहाँ पे कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा और इस सर्च वाले ऑप्शन पे सर्च कर लेना क्या? एमडीसी। जैसे एमडीसी सर्च करोगे, एमडीसी 5th सेमेस्टर, क्या? एमडीसी 5th सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ पड़ी होगी, इस पे क्लिक कर लेना और इसके पेज नंबर 80 पर आ जाना। कितने नंबर? पेज नंबर पर 80 नंबर पेज खोल लेना, तभी पढ़ पाओगे। कितने नंबर? पेज नंबर पर 80 नंबर पेज नंबर पर आपको खोल लेना है इसको। चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 1 से। शीत युद्ध एवं अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जो सिद्धांत होते हैं, शीत युद्ध क्या था और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कौन कौन से सिद्धांत है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। 1945 के बाद में अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख विकासों का वर्णन कीजिए एवं शीत युद्ध का व्याख्या कीजिए। तो 1945 में जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख विकास क्या क्या हुए और शीत युद्ध कैसे चलता आपके सामने आगे जाकर, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। किसके बारे में? 1945 के अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख विकास और शीत युद्ध के बारे में। चलिए, 1945 के बाद में प्रमुख विकास। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 ने वैश्विक राजनीति में अमूल चूक परिवर्तन किए। क्या किए? द्वितीय विश्व युद्ध, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, उसकी समाप्ति कब होती है? 1945 में। कब होती है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति? आपके सामने 1945 में देखने को मिलती है, जिसने क्या किया? पूरी दुनिया के अंदर जो राजनीति है उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया। क्या क्या? पूरी दुनिया की जो राजनीति है उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया। और वो कुछ बदलाव क्या थे? पहला था द्विध्रुवीय विश्व का विकास करना, मतलब दो आपके सामने जो अलग अलग आपके सामने जो दुनिया है उसको दो अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। क्या क्या? दुनिया को दो अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। एक को नेतृत्व पूंजीवादी अमेरिका ने किया, दूसरे को साम्यवादी सोवियत संघ ने। तो दुनिया दो भागों में बट गई। दो मुख्य शक्तियां है ना, वो दिखाई देने लग गई, है ना। जैसे आपके सामने ये तो आपके सामने जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद में ही ये घटना तो देखने को मिल रही थी कि पूरी दुनिया वो दो भागों में बट गई थी। क्या? कैसे बट गई थी? पूरी दुनिया वो दो भागों में बट गई थी। एक तरफ जो बिजनेसमैन, पैसे वाले लोगों के द्वारा जो समाज, जो सरकार चलाई जाती थी, वो कौन थी? अमेरिका। और दूसरी सोवियत, समाजवाद के सिद्धांत पर रसिया, रूस और या आपके सामने जो सोवियत संघ है वो चल रहा था। तो दुनिया में दो मुख्य शक्तियां थी, एक थी अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ या रूस, आप जिसको बोल सकते हो। यूरोपीय प्रभुत्व का अंत। ब्रिटेन और फ्रांस जैसी पारंपरिक शक्तियां कमजोर हुई और महाशक्तियों का केंद्र यूरोप से बाहर चला गया। पहले आपके सामने जो कॉलोनियल पीरियड हुआ करता था, उपनिवेशवाद का जो काल हुआ करता था, जिसमें आपके सामने क्या था? उपनिवेशवाद के काल के अंदर जो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे यूरोप देश थे वो पूरी दुनिया के ऊपर राज किया करते थे। क्या करते थे? पूरी दुनिया के ऊपर राज किया करते थे। अब वो शक्तियां धीरे धीरे आपके सामने कमजोर होने लगी। क्यों? क्योंकि एक तो वो जनसंख्या में छोटे देश हैं। क्या है? जनसंख्या में छोटे देश हैं, उनके पास वो सैन्य शक्ति उतनी काबिलियत वाली नहीं है, उनके पास वो इतनी ज्यादा लोग नहीं है, जनसंख्या नहीं है, जिससे क्या वो पूरी दुनिया पर राज कर पाए। और धीरे धीरे तकनीक है उसका विस्तार सिर्फ आपके सामने यूरोप तक ही नहीं, पूरी दुनिया में उसका विस्तार होने लग गया। तो यही आपके सामने ब्रिटेन और फ्रांस जैसी जो पारंपरिक जो शक्तियां हुआ करती थी, जो पहले यूरोप में जिनके पास सबसे ज्यादा शक्तियां थी, वो धीरे धीरे कमजोर होती चली गई।
उपनिवेशवाद का अंत, एशिया और अफ्रीका के देशों में स्वतंत्रता की लहर चली जिसे उपनिवेशीकरण हुआ। क्या हुआ? एशिया और अफ्रीका के देश, कौन से देश? एशिया और अफ्रीका के जो देश होते हैं उनके अंदर स्वतंत्रता की लहर चलती है। क्या चलती है? स्वतंत्रता की लहर चलती है। क्यों? क्योंकि भाई अब सभी देश है ना वो धीरे धीरे सशक्त होने लगे थे, है ना, उनके पास अपनी शक्ति आने लग गई थी, लोकतंत्र है, वो इटली की क्रांति, फ्रांस की क्रांति के बाद में अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश जो लोकतंत्र की परंपराओं के आधार पर स्थापित होना शुरू हो गए थे, तो अन्य देश भी जो इन देशों के नीचे आप उपनिवेशवाद का शिकार थे, मतलब इन पे राज किया करते थे, जो अंग्रेज या फ्रांसी, पुर्तगाली, यूरोपीय लोग जो राज किया करते थे अलग अलग अफ्रीका और एशिया के देशों में, वहां के लोग समझदार होने लगे और उन्हें लोकतंत्र की महत्व के बारे में पता चलने लग गया। तो उन लोगों ने क्या किया भाई, धीरे धीरे इन लोगों के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, एशिया और अफ्रीका के देशों में बहुत बड़ी लहर चली स्वतंत्रता की और ये सब देश क्या हो गए, धीरे धीरे स्वतंत्र होना शुरू हो गए। तो धीरे धीरे उपनिवेशवाद का भी अंत होना शुरू हो गया। क्या हो गया? उपनिवेशवाद का भी धीरे धीरे अंत होना शुरू हो गया। अगले वाला है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना होना। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए नई संस्थानों का जन्म हुआ। क्या हुआ? पूरी दुनिया में शांति के लिए, क्या पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा के लिए नई नई संस्थाएं हैं वो देखने को लगे कि अंतरराष्ट्रीय कानून बनने लगे, जिससे जो क्या है पूरी दुनिया के ऊपर जिन्होंने राज करना, जो पूरी दुनिया के जो देश हैं उन पर उनका नियंत्रण होने लग गया। सभी देश प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की भयावहता के बाद में बहुत सारे लोग मरे भाई प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में, तो सारी दुनिया को यह पता चल गया कि युद्ध इस संसार को चलाने का कोई लक्ष्य नहीं है। अगर सभी लोगों को अगर आगे सही से रहना है, जिंदा रहना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सही से मिलजुल कर रहना पड़ेगा, एकजुट रहना पड़ेगा। व्यापार पर ज्यादा ध्यान देने लगे, द्विपक्षीय समझौते ज्यादा होने लगे, G7, G20, ब्रिक्स जैसे जैसे सम्मेलन होने लगे, जिससे सभी देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो एक साथ एक मंच पर बैठकर समझौते करने लगे, जिससे क्या हुआ, आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की संस्थाएं हैं, यूएन हो गई, WHO हो गई, वर्ल्ड कोर्ट हो गई, जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो आने लग गई, जो क्या करती थी, अलग अलग प्रकार के वैश्विक शक्तियों को नियंत्रित करने लग गई। गुट निरपेक्ष आंदोलन। नव स्वतंत्र देशों ने किसी भी गुट में शामिल होने का आपके सामने क्या क्या निर्णय लिया। तो गुट निरपेक्ष देश बना भाई भारत। गुट ने इसकी शुरुआत सबसे पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई, जिन्होंने यही फैसला लिया कि हम ना तो अमेरिका के साथ शीत युद्ध में ना तो हम अमेरिका के साथ होंगे, ना हम रशिया सोवियत संघ के साथ, हम अपना पक्ष अलग रखेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई लड़ता रहे, हम किसी के पक्ष की तरफ से लड़ाई नहीं करने वाले हैं, हम अपना पक्ष स्वतंत्र रखेंगे, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हम गुट निरपेक्ष हैं, कोई भी गुट में हमारा कोई भी हिस्सा नहीं है। समझ में आ गया? ये उनके द्वारा सिद्धांत दिया गया, जिसे नए स्वतंत्र देशों ने जो उसका और इसके साथ पहले इसकी पहल भारत ने की, फिर धीरे धीरे अन्य देश भी इसके साथ जुड़ते चले गए इस पहल के साथ, क्योंकि सबको पता चला कि भाई इन अमेरिका और रशिया के पास तो संसाधन है, ये तो युद्ध करके इनका तो काम चल जाएगा, लेकिन हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, धन संपदा नहीं है, हमारे पास बौद्धिक संपदा भी इतनी ज्यादा नहीं है कि हम इनके साथ युद्ध में लड़ाई लड़कर आपस के बैरी दुश्मन बनाए किसी को। इससे अच्छा है कि हम इन सभी गुटों से अलग होकर अपनी राजनीति को अलग रखेंगे, वैश्विक राजनीति को। शीत युद्ध की व्याख्या। शीत युद्ध कोल्ड वार का कोई वास्तविक युद्ध नहीं था, बल्कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में वैचारिक, राजनीतिक व सैन्य तनाव, एक दूसरे को आंख दिखाते रहते थे, बस यही युद्ध था। कोई ऐसे नहीं कि जो फुट ऑन द ग्राउंड वाला नहीं था कि आपस में सेना एक दूसरे के साथ लड़ रही थी, नहीं, वो वाला नहीं था। ये एक तरीके से एक दूसरे में कौन सैन्य रूप से आगे जाएगा, कौन राजनीतिक रूप से आगे जाएगा, कौन वैचारिक रूप से ज्यादा आगे जाएगा, कौन तकनीकी रूप से आगे जाएगा, वो वाला युद्ध था, जिसमें अंत में अमेरिका की जीत होती है। एक प्रकार से सोवियत संघ को अलग अलग भागों में तोड़ देता है। यह मस्तिष्क का युद्ध था। किसका युद्ध था भाई? एक दिमाग और मस्तिष्क का युद्ध था, जिसमें जासूसी, प्रचार, कूटनीतिक चालें और शस्त्रों की होड़ थी। क्या थी इसमें? एक दूसरे के ऊपर टेक्नोलॉजिकल हेड लेने का, या फिर पॉलिटिकल अहेड होने का, या फिर आपके सामने एक दूसरे से आगे निकलने की जो होड़ थी ना,
वो आपके सामने एक प्रकार से ये लड़ाई थी, जिसमें चाहे जासूस हो, चाहे प्रचार हो, चाहे कूटनीतिक चालें हो, इन सब की होड़ लगी हुई थी कि कौन इन सब में, इन सभी जो पूरी की पूरी चीजें, इनमें कौन आगे जाएगा। प्रमुख घटनाएं, बर्लिन की नाकेबंदी, कोरियन युद्ध और क्यूबा का मिसाइल संकट। ये कुछ आपके सामने कुछ प्रमुख घटनाएं, जिसमें जो बर्लिन जगह है जहां पे आपके सामने नाकेबंदी की गई, कोरिया का युद्ध हो गया, क्यूबा का जो मिसाइल संकट हो गया, इन सब चीजों में क्या हुआ, जो सोवियत संघ है ना, उसने अमेरिका पर दबाव बनाया और अमेरिका ने क्या किया, सोवियत संघ उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ इसका अंत हुआ, जिससे विश्व एक ध्रुवीकरण की ओर बढ़ा। क्या हुआ, 1991 है जो सोवियत संघ है वो आज अलग अलग टुकड़ों में बट गया। जो यूक्रेन भी उस समय ना रशिया का हिस्सा हुआ करता था। आज जो लड़ाई चल रही है ना इनमें, यूक्रेन और रशिया में, वो यूक्रेन पहले रशिया का हिस्सा हुआ करता था। उज्बेकिस्तान ये वाले ऊपर वाले देश है ना, ये सारे के सारे रशिया के, कजाकिस्तान सब के सब उसी के हिस्सा हुआ करते थे सोवियत संघ के, वो टूट गए अब। और धीरे धीरे क्या है, पूरी दुनिया के अंदर एकमात्र शक्ति बनकर उभरी कौन, अमेरिका। कौन बनकर उभरी भाई, अमेरिका एकमात्र शक्ति के रूप में फिर बढ़कर उभरता है। 1945 के बाद में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सहयोग के बीच में झूलती रही, जिसने आधुनिक वैश्विक व्यवस्था का नींव रखी। क्या हुआ आपके सामने, 1945 के बाद में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सहयोग के बीच में झूलती रही। जो 1945 के बाद में जो राजनीति है, वो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों के बीच में लड़ाई चलती रही। किसके बीच में, राजनीतिक रूप से प्रतिस्पर्धा लोगों के बीच में होती रही, सहयोग के बीच में युद्ध लड़ाई होती रही, जिससे क्या आधुनिक वैश्विक व्यवस्था की नींव रखी गई। आज के समय जो आधुनिक व्यवस्था है उसकी नींव धीरे धीरे रखी गई। समझ में आ गया आपको अच्छे से। यह था पहला प्रश्न। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की संरचना, कार्य प्रणाली व सुधारों की विवेचना की। यूएनओ की संरचना, कार्य प्रणाली व सुधार की आवश्यकता की बात करें, सबसे पहला पॉइंट है यूएनओ की संरचना। संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। किसकी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी स्थापना 24 अक्टूबर को देखने को मिली। कब देखने को मिली, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना देखने को मिलती है। इसके पर कुछ 6 प्रमुख अंग हैं। क्या, कितने अंग है भाई, कुल 6 प्रमुख अंग माने जाते हैं किसके, संयुक्त राष्ट्र संघ के। समझ में आ गया। जिसमें पहला अंग है आपके सामने महासभा। कौन सी है भाई, महासभा। सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली लोकतांत्रिक संस्था। महासभा क्या है, इसके अंदर पूरी दुनिया के जितने भी जो देश मेंबर हैं, कुल कितने मेंबर है भाई इसके, जो यूएन की जो महासभा है, क्या है, जो यूएन है उसकी जो महासभा है उसके अंदर कुल कितने मेंबर, अभी 193 मेंबर हैं। कितने मेंबर अभी तक, कुल 193 मेंबर है भाई यूएन की। जो 2011 के अंदर दक्षिण सूडान इसका आखिरी मेंबर बना था। कौन बना था, जो दक्षिण सूडान है वो इसका आपके सामने 2011 के अंदर इसका आखिरी मेंबर बना था। अब यह संस्था क्या काम करती है, इस संस्था का यही काम है, क्या काम है, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी जो लोकतांत्रिक देश हैं, है ना, वो सारे के सारे देश इसका हिस्सा बन सकते हैं। सभी देशों को 2-2 साल के लिए इसमें उनको मतलब जो वीटो पावर के आपके सामने अध्यक्ष भी बनाया जाता है। सब अपनी समस्याओं को मंच पर रख सकते हैं, है ना। सभी लोगों की मीटिंग होती है, सब यहाँ पर मंच पर जाते हैं, अपना भाषण देने का मौका मिलता है, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, अपने सुधार के, अपने देश के लिए सुधार के लिए मंच प्रदान होता है। तो इसका फायदा यह है कि भाई गांव की, अगर कोई गांव है तो गांव की अगर पूरी पंचायत लग गए और कोई भी आदमी उठे बैठे है, तो अगर कोई शिकायत है, हमारे घर आगे की सड़क तो शुरू बन रही है लेकिन नाली को नहीं उठा घर आका की, तो वो बात रख सके कि ब्रो नाली बनी जा, सरपंचों ने ध्यान ही दे ले, है ना। तो यही है कि सभी जैसे लोकतंत्र देश एक दूसरे के सामने बैठते हैं। वैश्विक चुनौतियां जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, पोल्यूशन हो गया, है ना, जो वैश्विक अशांति हो गया, है ना, टेररिस्ट जो आतंकवाद हो गया, कुछ जो वैश्विक मुद्दे होते हैं, है ना, वैश्विक आपके सामने जो क्राइम हो गया, नशे का जो लगातार प्रभाव बढ़ रहा है वो हो गया। इन सब चीजों पर आपके सामने क्या की जा सकती है, इन सब चीजों के बारे में वो बातचीत कर सकते हैं। समझ में आ गया, एक मंच उनको मिल जाता है। अगले वाला सुरक्षा परिषद, विश्व शांति के लिए जिम्मेदार संस्था है, जहां पर 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद क्या होती है भाई, आपके सामने सिक्योरिटी काउंसिल होती है। अब ये सबसे
बड़ी संस्था है। और सबसे इंपॉर्टेंट 5 वीटो पावर यहाँ पर है, 10 आपके सामने अस्थायी सदस्य होते हैं जिनको आपके सामने इन्हीं 193 मेंबर्स में से किसी को हर 2 साल के लिए मेंबरशिप मिलती है। इस सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होता है, पूरी दुनिया के अंदर सुरक्षा से संबंधित खतरे, जैसे कि भाई कोई अगर मान लो कि कोई आतंकवाद की घटना है तो कौन से आतंकवादी संगठन को आपके सामने क्या करना है, पूरी दुनिया से बैन करना है ना। कौन सा को इंटरपोल से आपको बहुत बड़ा क्राइम कार्टेल चल रहा है तो उसको इंटरपोल से आपको उसको सूचना देनी हो गई है ना। कौन सा देश है जो आतंकवादी घटनाओं को बढ़ा रहा है तो उसको ग्रे या व्हाइट लिस्ट में डालना, ब्लैक लिस्ट में डालना होगा, रेड लिस्ट में डालना होगा। इस प्रकार की जो चीजें वो चलती रहती हैं। कौन सा देश आपके सामने अगर कोई ज्यादा वो तो नहीं कर रहा है, परमाणु हथियार वगैरह तो नहीं बना रहा है। तो इस प्रकार की जो विश्व शांति की जो जिम्मेदार संस्था के रूप में इसको जाना जाता है, जिसमें 5 स्थायी व 10 अस्थायी सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए अगले वाला पॉइंट, आर्थिक और सामाजिक परिषद विकास और मानव अधिकार कार्यों के लिए। क्या है? आर्थिक और जो सामाजिक परिषद है ये कैसे होती है? इकोनॉमिकल और सोशल आपके सामने काउंसिल होती है, जिसमें क्या होता है, विकास की कैसे जो आपके सामने जो विकासशील देश है, एशिया और अफ्रीका के देश है जो लगातार आपके सामने जो आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं, है ना, वहां पर कैसे डेवलपमेंट किया जाए। और मानव अधिकार, मानव अधिकार क्या होता है? कहीं पर युद्ध चल रहा है उससे संबंधित मानव अधिकार कानून हो गए, या फिर आपके सामने कहीं पर भूखमरी की समस्या आ गई, कहीं पर आपके सामने लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, पानी अच्छा पानी पीने के लिए नहीं है ना। लोगों के कोई देश है जहां पर नरसंहार हो रहा है, बहुत सारे लोगों को जाति या धर्म के हिसाब से लोगों को मारा जा रहा है। तो इस प्रकार से जो मानव अधिकार के जो कानून होते हैं उनके कार्य करने के लिए क्या किया जाता है? इस काउंसिल का प्रमुख काम है किसका? आर्थिक और सामाजिक परिषद का। किसका? आर्थिक और सामाजिक परिषद का प्रमुख काम है, जो पूरी दुनिया के अंदर सुरक्षा को स्थापित करने का, विकास और मानव अधिकार कार्यों को स्थापित करने का काम करती है। इंपॉर्टेंट काउंसिल है। मैं आपको कह रहा हूं अगर किसी संस्था के पास अगर सबसे ज्यादा ताकत होती है तो वो मानव अधिकार संस्था के पास होती है। बहुत ताकतवर संस्था होती है मानव अधिकार। बड़े बड़े अधिकारी अगर जिस संस्था के आगे कांप जाते हैं वो क्या तो जज होते हैं और क्या मानव अधिकार के अधिकारी होते हैं। समझ में आ गया? किसी भी पूछ लेना, कोई भी अगर पुलिस में हो, बड़े बड़े पद हो, उनको मानव अधिकार के अधिकारियों को बहुत डर लगता है, बड़ी बड़ी नौकरियां चली जाती है उससे। न्याय सिंहासन ट्रस्टशिप, अब लगभग ये तो आपके सामने कोई इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो संस्था निष्क्रिय हो गई। अगले वाला इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट। अब इसका काम क्या है? कानूनी विवादों के समाधान हेतु अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो कानून है उसके जो विवाद होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो कानून होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल की पूरी अंतरराष्ट्रीय 2 कंपनियां हैं जिन पे, जैसे भारत ने क्या कर दिया, फेसबुक पे जुर्माना लगा दिया, तो फेसबुक इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकती है कि हमारे खिलाफ तो भाई गलत जुर्माना लगा रखा है। या फिर अगर कोई भी 2 कंपनियां जैसे फेसबुक और आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट की लड़ाई होगी तो वो कहां पर जाएंगे? खुद के देश में भी केस कर सकती है क्योंकि वो एक ही देश की कंपनी है, अमेरिका की। लेकिन मान लो एक तो इंडिया की कंपनी और एक अमेरिका की कंपनी है, तो दोनों के बीच में लड़ाई होगी तो क्या करेंगे? अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जा सकते हैं। कहां पर जा सकते हैं? अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जा सकते हैं। और अंतरराष्ट्रीय कोर्ट भी बहुत शक्तिशाली संस्था होती है, इसके द्वारा दिया गया फैसला भी काफी ज्यादा प्रभावी ढंग से होता है। 2 देशों के बीच में अगर कोई भी किसी भी प्रकार का, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता है, इससे संबंधित अगर कोई भी अगर आपके सामने अगर कोई उल्लंघन हो जाए तो वो भी पाकिस्तान में कहां पर जा सकते हैं? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पास जा सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस प्रकार के आपके सामने जो 2 देशों के बीच में कोई विवाद हो, कोई 2 अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के बीच में कोई विवाद हो, कोई 2 आपके सामने, जैसे अब इजराइल के जो आपके सामने बेंजामिन नेतन्याहू है ना, जो उनके वहां के राष्ट्रपति हैं, उनके खिलाफ भी केस चला हुआ है यहाँ पर, है ना, उनके खिलाफ भी वारंट निकाल रखा है। चलिए, सचिवालय प्रशासनिक कार्य के लिए एक आपके सामने सचिवालय भी होता है, जो जितने भी जो डिप्लोमेटिक काम होते हैं, जितने भी जो हर संस्था की, भाई आपके सामने कोई भी संस्था उसका सचिवालय का काम क्या होता है? वहां के जितने भी जो मेंबर बैठे रहते हैं, है ना, उन सभी की सहायता करना। तो सचिवालय का काम क्या है? प्रशासनिक कार्यों में सहायता करना। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आदर्शवाद, यथार्थवादी, नव यथार्थवादी और मार्क्सवादी अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। किसके बारे में? आदर्शवादी विचारधारा क्या होती है?
यथार्थवादी विचारधारा क्या होती है, नव यथार्थवादी विचारधारा क्या होती है, और मार्क्सवादी अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। क्या किए, अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझना चाहते हो तो आपको अलग अलग सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। समझ में आ गया, क्योंकि पूरी दुनिया की राजनीति है वो एक सिद्धांत से नहीं चलती है। हर देश है, उसकी भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, उसकी राजनीतिक परिस्थितियां अलग होती हैं, उसकी धार्मिक और वैचारिक परिस्थितियां अलग होती हैं। तो हर दुनिया के अंदर एक अलग अलग देश के से अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं निकल कर आई। उसमें से कुछ विचारधाराएं ऐसी रही जो पूरी दुनिया के अंदर स्वीकार्यता मिली। क्या हुई, कुछ विचारधाराओं को पूरी दुनिया के अंदर स्वीकार्यता मिली। वो कुछ विचारधाराओं में से कुछ हैं। पहली है आदर्शवाद। कौन सी है, आदर्शवाद। आदर्शवाद की विचारधारा क्या कहती है, यह सिद्धांत नैतिकता, अंतरराष्ट्रीय कानून और विश्व शांति पर जोर देता है। आदर्शवाद का सिद्धांत क्या करता है, पूरी दुनिया के अंदर नैतिकता लागू करने की बात करता है। किसकी बात करता है, कि पूरी दुनिया के अंदर सभी लोगों को नैतिकता के साथ जीवन जीना चाहिए। किसके साथ, नैतिकता के। अब नैतिकता क्या होगी, अंतरराष्ट्रीय नैतिकता क्या होगी, कि एक देश है वो दूसरे देश पर हमला नहीं करे, दूसरे देश की जमीन को आपके सामने ना हड़पे, है ना, एक दूसरे को कानूनी रूप से प्रताड़ित ना करे। इस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय कानूनों और विश्व शांति पर जोर देना चाहिए। जितने भी जो अंतरराष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं उन अंतरराष्ट्रीय कानूनों को मानना चाहिए सभी देशों को। ऐसा नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय कानून सिर्फ जो आपके सामने आर्थिक रूप से कमजोर देश हैं, कम विकसित देश है, उन्हीं पर अंतरराष्ट्रीय कानून लग रहे हैं, बल्कि जो विकसित देश है ना, मैंने पहले जो शब्द बोला था विकासशील देश, जो विकासशील देशों पर ही कानून लग रहे हैं, या विकसित देश उनको मान ही नहीं रहे। जैसे कि भारत, चाइना, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गए, अफ्रीका के देश हो गए, जो बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, जो साउथ एशिया के देश हो गए, अफ्रीका के देश हो गए, कुछ साउथ दक्षिणी अमेरिका के कुछ देश हो गए, जो विकसित देशों, विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं, उन देशों पर ही कानून थोप दिए जाए, बल्कि अमेरिका, यूरोप और चाइना और जो बड़े बड़े महाशक्तियां हैं वो इन कानूनों को ना माने। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आप विकासशील देश हैं चाहे विकसित देश हैं, हर देश को आपके सामने कानूनों को मानना अनिवार्य होना चाहिए। समझ में आ गया, तो यही है, सिद्धांतिक नैतिकता होनी चाहिए। आप अंतरराष्ट्रीय कानूनों को मानो और विश्व शांति पर भी आपको जोर देना चाहिए। किस चीज पर, पूरी दुनिया पर आप सबका दायित्व है कि आप शांति को बढ़ाने पर जोर दो। वुड्रो विल्सन इसके मुख्य समर्थक थे। अगर इन सिद्धांतों की बात करें, किस व्यक्ति ने इन सिद्धांतों को आगे बढ़ाया, उनमें एक नाम प्रमुख आता है, वुड्रो विल्सन। क्या नाम आता है, वुड्रो विल्सन इनका नाम प्रमुख आता है। उनका मानना है युद्धों को अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूएन और नैतिकता के माध्यम से रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है, बड़े बड़े जो युद्ध होते हैं भाई, आज के समय तो ये संस्थाएं विफल नजर आ रही हैं। 21वीं शताब्दी की बात करें, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 2010-2015 तक आपके सामने ये संस्थाएं बहुत प्रभावशाली ढंग से आपके सामने काम करती रही। लेकिन आज के समय, वर्तमान समय में इन संस्थाएं पूरी तरीके से विफल आ रही हैं। चाहे रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे इजराइल गाजा का युद्ध हो, चाहे अमेरिका इजराइल प्लस ईरान का युद्ध हो, इन सभी संस्थाएं पूरे तरीके से विफल और निष्क्रिय नजर आई हैं। ना तो इनका कोई योगदान है, ना इन्होंने कोई डिप्लोमेटिक रूप से कोई काम किया है, ना कोई आपके सामने काम है। जो बड़े बड़े विकसित देश हैं वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और अपने हिसाब से दूसरे देशों की राजनीति पर काम करने का काम कर रहे हैं। चाहे अमेरिका ने वेनेजुला पर आपके सामने जो ऑपरेशन किया, वो सब जो आपके सामने जो इस प्रकार की अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हो रही हैं, ये सब अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में पूरी दुनिया के अंदर वैश्विक अस्थिरता को बढ़ा दिया है। क्या होती है वैश्विक अस्थिरता, मतलब सभी देश अब खुद को क्या करने लगे हैं, खुद को असुरक्षा उनके अंदर आ गई है। सभी देश अब परमाणु सुरक्षा की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। सबको पता है अगर हमारे पास परमाणु सुरक्षा है तभी हम बड़े बड़े विकसित और महाशक्तिशाली देशों को रोक सकते हैं, बल्कि और कोई ऐसी कोई ताकत नहीं है जिनसे हम उनको रोकेंगे। अगले वाला पॉइंट है यथार्थवादी, रियलिज्म। हंस जे मेगार्थो इसके प्रमुख प्रेरणा थे। कौन थे, हंस जे मेगार्थो इसके प्रमुख आपके सामने प्रेरणाताओं में थे। यह शक्ति और अंतरराष्ट्रीय हितों को केंद्र में रखता है। यथार्थवाद क्या करता है, शक्ति और जो अंतरराष्ट्रीय हित है, पावर और जो अंतरराष्ट्रीय हित, मतलब राष्ट्रीय हित है, अंतरराष्ट्रीय नहीं राष्ट्रीय हित, ये क्या कहता है कि
कुछ ये सिद्धांत ये कहता है कि हमें अपने देशों की शक्तियों पर ज्यादा जोर देना चाहिए। किस चीज पर? अपने देशों की जो शक्तियां होती हैं उन पर आपके सामने ज्यादा जोर देना चाहिए। इनका मानना है अंतरराष्ट्रीय राजनीति अजारक है, प्रत्येक राष्ट्र केवल अपनी शक्ति को बढ़ाकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। आज के समय यह सिद्धांत ज्यादा लागू होता दिखाई दे रहा है। कौन सा? रियलिज्म वाला। हर देश क्या चाहता है कि मेरे पास परमाणु शक्ति आए, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा हथियार हो और पूरी की पूरी दुनिया के अंदर क्या हो जाए? अस्थिरता फैली हुई है। और ऐसा क्यों होता है? अमेरिका बार बार युद्ध क्यों करता है पता है आपको? क्योंकि अमेरिका ना सबसे ज्यादा हथियार बेचता है। क्या करता है? पूरी दुनिया की 10 सबसे बड़ी हथियार बेचने वाली कंपनियां ना, उसमें से 7 कंपनियां अमेरिका की हैं। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा अमेरिका किस चीज से पैसा कमाता है? इसी चीज से पैसा कमाता है, हथियारों से। दूसरी चीज क्या है? अमेरिका किससे पैसे कमाता है? पेट्रोल से। और उसके जो डॉलर है ना वो बहुत मजबूत है। तो अब क्या होने लग गया? धीरे धीरे पूरी दुनिया क्या करने लगी? अमेरिका को कमजोर करने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय समझौते हैं ना वो अपनी करेंसी में करने लगे। तो इससे डॉलर कमजोर होने लग गया था। इसीलिए अमेरिका बार बार युद्ध करता है, क्योंकि जैसे जैसे वो युद्ध करेगा वैसे वैसे डर फैलेगा। जैसे जैसे डर फैलेगा तब तक क्या होगा? आपके सामने पूरी दुनिया के अंदर अस्थिरता आएगी और उसकी जितनी क्या हथियार है वो बिकते हैं। ऐसे काम करती है पूरी दुनिया की अंतरराष्ट्रीय महाशक्तियां। केवल अपनी शक्ति बढ़ाकर अपनी क्या करते हैं? सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। यह जैसे पर आधारित करता है कि भाई तुम जैसा मेरे साथ व्यवहार करोगे मैं तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार करूंगा। अगले वाला सिद्धांत है नव यथार्थवादी, न्यू रियलिज्म। केनेथ वोल्ज ने इसे विकसित किया था। नव यथार्थवाद किसके द्वारा विकसित किया गया था? केनेथ वोल्ज है नामक जो आपके सामने वैज्ञानिक जो विचारक हैं उनके द्वारा इन्होंने सिद्धांत को दिया था। इस यह यथार्थवाद का आधुनिक रूप है। किसका आधुनिक रूप है? यथार्थवाद की जो विचारधारा है उसका आपके सामने आधुनिक रूप है। किसका रूप है? यथार्थवाद की जो विचारधारा है उसका आधुनिक रूप है, जो व्यक्तिगत नेतृत्व की बजाय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना पर जोर देता है। किस चीज पर? कि हमें व्यक्तिगत कोई हर देश अपने अपने देश के नेतृत्व करने की बजाय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय जो संरचना है उस पर जोर देना चाहिए। इंटरनेशनली सभी देशों को क्या एकजुट होकर क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। इस चीज पर जोर देता है। किस चीज पर जोर देता है? इंटरनेशनली सभी देशों को क्या होना चाहिए? एक होकर आपके सामने काम करने पर जोर देना चाहिए। इस पर काम करता है। यह मानता है कि वैश्विक व्यवस्थाओं में आजरक प्रकृति राष्ट्रों के संघर्ष को मजबूर करती है। अगर पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग देश हैं वो आपस में संघर्ष करने लग जाएंगे तो पूरी दुनिया के अंदर क्या हो जाएगी? अशांति फैल जाएगी। क्या हो जाएगा? पूरी दुनिया के अंदर अशांति फैल जाएगी और ये बहुत ही खतरनाक है। क्या है? पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। चलिए, मार्क्सवादी सिद्धांत यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति में वर्ग संघर्ष को के रूप में देखता है। मार्क्सवादी सिद्धांत क्या कहता है? ये पूंजीवाद की विचारधारा पर आधारित है। ये कहता है कि पूरी दुनिया अगर किसी चीज पर चलती है तो वो पैसा है। अगर आपके पास पैसा है तो आप पूरी दुनिया पर राज करोगे। क्या करोगे? राज करोगे। इन्होंने 2 वर्गों के बारे में बताया। क्या बताया? एक तो पूंजीवादी वर्ग और एक गरीब वर्ग, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संबंध अमीर पूंजीवादी राष्ट्र तथा द्वारा गरीब विकासशील राष्ट्रों का आर्थिक शोषण पे आधारित है। इन्होंने क्या कहा कि जो अंतरराष्ट्रीय जो अमीर हैं, जैसे अमेरिका, पहले यूरोप हो गया, यूरोप क्या किया? इन्होंने अफ्रीका और एशिया के जो देश हैं, भारत जैसे देश हो गए, है ना, इन सब देशों पर राज किया। किसने? यूरोपीय शक्तियों ने। क्यों? क्योंकि उनके पास वो आर्थिक रूप से भी तो मजबूत थे उस समय, लेकिन उनके पास तकनीकी ज्ञान कम था। धीरे धीरे उनको क्या कर लिया? आपके सामने पैसे से भी करने लग गए। इनका उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करके एक समतामूलक विश्व बनाना है। इसका अर्थ है कि पूंजीवादी संस्थाओं को बंद किया जाए और आपके सामने सभी राष्ट्र मिलकर एकजुट रहना शुरू करें। यह आदर्शवाद शांति का मार्ग दिखाता है और यथार्थवाद शक्ति की वास्तविकता बताता है। मार्क्सवादी आर्थिक शोषण की ओर ध्यान खींचता है। तो ये अलग अलग सिद्धांत है जो आपके सामने अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ये आपका जो पेपर होने वाला कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस का मैंने आपको पढ़ा दिया। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना।